मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूँ, वो तो आपके नोट्स में दे रखा है। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि एक ये बैटरी दे रखी है और इनकी नोड्स का ऐसे नाम दे देते हैं A, B, C और D, और यहाँ पर बीच में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब IG, P, Q और S। इधर से करंट निकला I, इस बैटरी से करंट निकला I, और फिर वो करंट ऐसे गया I1 इधर और I2 इधर, I1 और I2, और इसमें जाने वाला करंट होगा IG। तो अंडर द बैलेंस्ड कंडीशन under the balanced condition of Wheatstone bridge, IG is equal to 0। ठीक है, और बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो इसमें कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, बस ये कंडीशन होती है कि ये वाला जो करंट है, इसमें जाने वाला करंट गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। जब डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि उसमें करंट होगा ही नहीं। तो अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो मीटर ब्रिज है, वो करना नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है हमारे। तो हम यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चंस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 2013 का क्वेश्चन है ये। द गैल्वेनोमीटर the galvanometer in each of the two given circuits the galvanometer in each of the two given circuits। कल के ना न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी, आप लोग ध्यान रखना, अपने स्कूल में क्लेम कर सकते हो आप कि ये कोविड से लेकर और अब तक फीस तो पूरी दी होगी ना स्कूल में, 15% वाली पता चल गई। हाँ, तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है कि स्कूल वालों को जो बच्चा, जैसे मान लीजिए आप लोग 12th में हैं, तो 12th के बाद आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा 10th में है वो उसके पास 2 साल है, और स्कूल को भी 2 ही साल की लिमिटेशन मिली है कि 2 साल के अंदर उनको 15% फीस वापस करनी है। ठीक है, और आप लोग क्योंकि निकल जाएंगे तो आप लोग क्लेम जरूर करना कि भाई हमको 15% फीस, और ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और पूरे इंडिया की 15% करेंगे 2 साल की पूरे की पूरी, जो कोविड से लेकर और अब तक जो आपने फीस दी है उसकी 15% लौटाएंगे। ये चीज़ है। मैं आपको थोड़ा पेपर की कटिंग भी भेज देता हूँ, है ना।
तुम्हें किसने बताया, स्कूल में पता चला या पेपर पढ़ा मेरे था? पापा ने बताया। हाँ, मेरे को भी सुबह पापा ने ये तो बताया, बताया फ़ोटो भेजी। अरे तो अभी तेरा भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, इन्फॉर्मेशन कल हो जाएगा, देखो बताओ। ये फ़ोटो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं खींची है इन्होंने, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। सर गूगल पे तो आ गई फार्मूला बता रहा हूँ मैं क्या है। फार्मूला ये है कि सेशन 2020 से 21, यानी कि अप्रैल 2020 से और मार्च 2021 की पूरे साल की फ़ीस में 15% की कटौती होगी, एक साल की, एक साल की फीस निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थियों की अधिक जमा फीस भविष्य के वर्ष में समायोजित होगी। समायोजित मतलब एडजस्टमेंट। जिनकी पढ़ाई पूरी हुई है अथवा उन्होंने छोड़ दी है, उनकी गणना करके मतलब काउंटिंग करके अधिक जमा कराई गई फीस वापस की जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना भी, ये आप सर लोगों को करना मंथली है। फीस पे 15 मिलेंगे या एनुअल फीस पे? पूरा जो साल में दिया है ना, वो वाला। और पूरी जो न्यूज़ है इसमें कुछ डिटेल में ये भी दे रखा है कि ट्रांसपोर्ट वाली फ़ीस तो शायद टोटली वापस करनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाली भी कुछ स्कूल्स ने ली है, क्योंकि कोई भी बच्चा उस दौरान गया नहीं था स्कूल, इसलिए लॉकडाउन था। अब ट्रांसपोर्ट की फ़ीस कैसे लेंगे? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जैसे मेरे को जो अपना है ना, मेरे को कॉलेजेस का ध्यान है। तो कॉलेजेस में क्या होता है कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो 5000 कॉशन मनी होता है, और 90% बच्चे कॉशन मनी भूल जाते हैं कि हमने जमा करा था। 10% को याद रहता है, वो अपने भाई को, बहन को या पापा मम्मी को किसी को भी भेज कर और फॉर्म भर के और फिर वो वापस लेते हैं। 5,000 तो हाँ, तो आप लोग भी ध्यान रखना कि जब एडमिशन हुआ होगा आपका, जब भी आपने संस्कार में या DPS या तुम्हारा DDPS है, जब एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पर एक, चाहे नर्सरी से ले रखा हो एडमिशन, उस टाइम एक एडमिशन फ़ीस होती है और एक कॉशन मनी होता है रिफंडेबल। किसी भी स्कूल की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे रिफंडेबल कॉशन मनी होता है, तो वो आप मतलब क्लेम कर लेना, नहीं तो वो अपने आप से नहीं देंगे। अपने आप से तो वो चुप लगा कर बैठे रहेंगे। The galvanometer in each of the two given circuits does not show any deflection. हाँ सर, हमारे स्कूल वाले तो हर साल फ्री, वो फ्री हम हाँ, हर साल कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। does not show any deflection. अभी उसी स्कूल में निकलते हैं तो पहले और हम का सोच वो हम सारे दोस्त पे तो पूरी नाम चलाते हैं। आप देखो कौन सा लोग संस्कार के अपने बच्चे करा दे। So stop, find the ratio of the resistors R1 and R2. Find the ratio of the resistors R1 and R2 used in these two circuits. Used in these two circuits. अब सर्किट डायग्राम देखिएगा क्या देखते हैं। ये तो सर्किट 1 है, फिर एक सर्किट 2 दे रखा है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना वो न्यूमेरिकल करके पता चलती हैं। जैसे अभी मैं इसका सर्किट 2 बनाऊंगा तो उसमें क्या है,
बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेसिस्टर्स R1 एंड R2 यूज्ड इन दीज टू सर्किट्स। तो इन दो सर्किट्स में एक में रेजिस्टेंस R1 है अननोन, एक में रेजिस्टेंस R2 है अननोन। तो इसमें नोट करके लिखिएगा, या पहले लिखिए फॉर सर्किट 1, पहले लिखिएगा फॉर सर्किट 1, ये तो सर्किट 2 है। फॉर सर्किट 1 Wheatstone bridge is in balance condition. Wheatstone bridge is in balance condition। सर्किट 1 में जो Wheatstone bridge है वो बैलेंस कंडीशन में है। तो ऐसे होता है P Q R S, P Q और R S। तो P अपॉन Q 4 अपॉन R1 इज इक्वल टू R अपॉन S 6 अपॉन 9। 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो R1 इंटू 1 कितना हो गया R1, और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो R1 कितना हो गया 6 ओम। एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर लिखिएगा फॉर सर्किट 2, और सर्किट 2 इसमें नोट करके लिखना interchanging the positions of galvanometer, interchanging the positions of galvanometer and battery does not affect the balance condition। तो ये याद रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर मत ढूंढना बीच में, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज भी कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस कंडीशन में ही रहता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू R2 अपॉन 8। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। R2 इंटू 1 इज R2, 4 इंटू 1 इज 4 ओम। तो R2 कितना हो गया 4 ओम। तो वो R1 और R2 का रेशियो पूछ रहे थे, देयरफॉर R1 रेशियो R2 ये कितना हो गया 6:4, 2 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3:2 का रेशियो हो गया, ठीक है। क्या है? तीनों के तार जुड़े हुए हैं कुछ आपस में। उसके बाद अगला देखिएगा, ये CBSE में 2009 में भी आया, 2015 में भी आया ये वाला क्वेश्चन। अगला जो है ये 16 का है, 2016 का। नेक्स्ट है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी calculate the current drawn from the battery by the network of resistors shown in figure।
by the network of resistors shown in figure. तो देखिएगा यहाँ पर हमें ये ऐसे दे रखा है कि और ये ऐसे दिया है, इसको बोला इन्होंने ए, इसको बोला बी, डी और सी, ए बी डी सी। ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस 2 ओम और बी और सी के बीच में भी 2 ओम। बी और सी के बीच में भी 2 ओम, ये हो गया। उसके बाद ये देखिएगा कि जब भी कभी हमको ऐसे इस तरीके से रेजिस्टेंस दे रखे हों कि भाई आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं एक के पीछे एक, देखने में क्या दिखाई दे रहा है कि सीरीज में, फिर क्या होगा कि यहाँ पहले की शुरुआत में और दूसरे के एंड में एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा हो, दूसरे की शुरुआत में और तीसरे के एंड में एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा हो। तो मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास ये है ए बी डी सी इस तरीके से दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ए और डी ऐसे बना लेते हैं। इधर लिखिएगा ए, इधर लिखिएगा डी। तो ए और डी के बीच में, पहले ये सोचो ए और डी के बीच में जो है ए और डी के बीच में दे रखा है और बी और सी के बीच में दे रखा है रेजिस्टेंस। ठीक है, इधर बी बना लो, ए और बी के बीच में 1 ओम, ए और बी के बीच में 1 ओम, बी और डी के बीच में 5 ओम, बी और डी के बीच में 5 ओम, फिर सी बना लीजिएगा, सी और ये तो पाइप वाले को शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको। बी और डी, बी और सी, इधर सी कर लो और बी और इधर डी कर लो, ए बी सी डी ऐसे सीक्वेंशियली बनाना है। ये कह रहा हूँ ना, बी और डी के बीच में 5 ओम, ठीक है। अब जरा देखो, ए और बी के बीच में 1 ओम, बी और सी के बीच में 2 ओम, इसी तरह से ए और डी के बीच में 2 ओम, और इसी तरह से सी और डी के बीच में 4 ओम। चेक कर लो कोई रेजिस्टेंस छूटा तो नहीं है। कितने रेजिस्टेंस दे रखे थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टेंस हो गए। दोबारा देख लो, यहाँ पर हमने ऐसे सीक्वेंशियल लिख लिया इसको, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब हमने बी और डी ऐसे लिखा है क्योंकि बी और डी बीच में दे रखा है, तो मैंने बी ऊपर लिख लिया, डी इधर लिख लिया। बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, ठीक है। अच्छा, ए और बी के बीच में कितना है? ए और बी के बीच में 1 ओम, बी
और सी, बी और सी के बीच में कितना है 2 ओम, बी और सी के बीच में 2 ओम, ठीक। उसके बाद ए और डी के बीच में 2 ओम, ए और डी के बीच में 2 ओम, और फिर सी और डी के बीच में 4 ओम, सी और डी के बीच में 4 ओम। समझ गए? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बन गया। और ये कितने वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड था? 4 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स शोन इन फिगर। तो मुझे पूरे के पूरे सर्किट में ये जो बैटरी है, ये बैटरी करंट कितना डिलीवर कर रही है, करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी, मेरे को ये चीज़ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इसको P इसको Q, तो P अपॉन Q और R अपॉन S देखो तो इक्वल आ रहा है। P अपॉन Q और R अपॉन S तो इक्वल आ रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिएगा, हियर here P upon Q is equal to 1 ohm upon 2 ohm, 1 upon 2, and R upon S, तो 2 upon 4, तो ये भी 1 upon 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे since P upon Q is equal to R upon S, so Wheatstone bridge is in its balance condition. Wheatstone bridge is in its balance condition. Wheatstone bridge balance condition में होगा, so no current will flow across 5 ohm रेसिस्टेंस। 5 ओम रेसिस्टेंस में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो हम मान सकते हैं कि 5 ओम को लगाने का कोई मतलब नहीं है, डिस्कनेक्ट कर दो। 5 ओम को फिर कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें कि भाई यहाँ पर ए से सी तक सीधा 2 रेसिस्टेंसेस आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर तो इसको बोलो ए, 1 ओम, 2 ओम, इस पॉइंट को बोल दो सी, फिर 2 ओम और 4 ओम, ये हो गया 4 वोल्ट। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि बीच में जो था 5 ओम वाला, उस 5 ओम को हमने गायब कर दिया। जब गायब कर दिया तो 1 ओम और 2 ओम किस में हो गए? सीरीज में हो गए। ये 2 और 4 जो है ये सीरीज में हो गए, और जो उनका रिजल्ट आएगा वो आपस में पैरेलल में है। तो हमने इनको क्या क्या लिया था व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के हिसाब से? P, Q, R, S। तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो रेसिस्टेंस ऑफ P, Q दोनों सीरीज में है, तो लिख लो R, P, Q। वन प्लस 2 यानी 3 ओम। रेसिस्टेंस ऑफ RS 2 + 4 मतलब 6 ओम। ये तो रेसिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ पीपी हो गया, ये रेजिस्टेंस ऑफ आरएस हो गया। देयरफॉर, और ये 4 वोल्ट है, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R PQ प्लस 1/R RS। तो 1/R इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 1/3 प्लस 1/6। 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है। 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो R कितना हो गया यहाँ से? 2 ओम। पूरे सर्किट का वोल्टेज 4 वोल्ट है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R बाई ओम्स लॉ। तो 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 एम्पीयर आ गया इसका करंट। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है। अब इसी तरीके का क्वेश्चन जो है, जैसे एक तो आप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर ऐसे 1 2 3 रेसिस्टेंसेज ऐसे दे रखे हो, एक रेसिस्टेंस ऐसे, एक रेसिस्टेंस ऐसे अगर जोड़कर दे रखा हो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बनता है। इसी तरीके से हमको एक सर्किट डायग्राम ऐसा दे रखा होता है जिसमें ट्रायंगल बना रखा होता है। ट्रायंगल में उसके जो एजेस होते हैं उस पर उन्होंने रेसिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे होते हैं, तो वो भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का बनता है। देखिए कैसे। क्वेश्चन देखिएगा, ईच ऑफ द रेसिस्टेंसेस इन द नेटवर्क each of the resistances in the network shown in figure equals R. Full stop. Find the resistance between two terminals A and C. Between two terminals A and C. ये है A, C। सारे रेसिस्टेंसेस की वैल्यू R दे रखी है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द रेसिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स A एंड C। तो A और C के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बता देना है।
कि क्या होगा, ठीक है। तो जब भी कभी ये ट्रायंगल वाला ऐसा क्वेश्चन आए, समझ जाना भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा पेपर में आपके पास। समझा मैं देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। हमको ए और सी के बीच में निकालना है, तो हो सकता है कि वो यहाँ वाला कोई एक कनेक्शन हम ऐसे छोड़ दें, मतलब नॉट कनेक्टेड ऐसे छोड़ दें, हो सकता है इस तरफ वाला छोड़ दें, हो सकता है इस तरफ वाला छोड़ दें, तो कोई एक चीज़ छोड़ दें। तो ए और सी के बीच में तो इस टर्मिनल को ए बोल दो, इस टर्मिनल को सी बोल दो, ठीक है। अब आप ये समझिए ये जो ए है ये ए एक तरह से यहीं पर है, और ये जो सी है ये एक तरह से यहाँ पर है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिंगल वायर ही तो है। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। उसके बाद देखिएगा कि ए हो गया, सी हो गया, अब क्या बचा हमारे पास बी और डी। भाई चार दे रखे हैं, देखिए ए सी और बी डी चार दे रखे हैं, तो आपकी मर्जी है बी यहाँ पर लिख लो और डी यहाँ पर लिख लो, या उल्टा कर लो, डी ऊपर बी नीचे ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर देखिएगा कि ए अगर यहाँ पर है तो ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस है आर। एक तरह से यहाँ पर बी तो है, तो ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस आर है। यहाँ तक समझ गए? ये जो अनकनेक्टेड है ना, नॉट कनेक्टेड वाले जो दो टर्मिनल्स आपको दे रखे हैं, इसको एक को इधर लिख लो, एक को इधर लिख लो। तो ए इधर लिख लिया, एक सी इधर लिख लिया। याद रखना कि जब भी ऐसा ट्रायंगल आ जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, और जैसे ही याद आएगा समझ लेना फिर मुफ्त के नंबर नहीं वाले, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो ए इधर लिख लिया, सी इधर लिख लिया, फिर जो बाकी के दो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बचे वो क्या बचे, बी और डी। तो जरा देखो ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस क्या है, आर। तो ए और बी के बीच में मैंने आर लिख दिया। फिर जरा बताओ बी और सी के बीच में, ये सी ही तो है, बी और सी के बीच में कितना है, आर। तो बी और सी के बीच में आर। बी और सी के बीच में आर हो गया। फिर देखिए ए और डी के बीच में कितना है, देखो ए इधर है और डी इधर है, ए और डी के बीच में आर। और फिर देखिए सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में भी आर। और फिर देख लो बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में भी आर। जरा काउंट कर लेना कि रेसिस्टेंसेस कितने हो गए, कोई छूट तो नहीं गया। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 रेसिस्टेंसेस हो गए। बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि ये होता है P, ये होता है Q, ये R और ये S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन R, यानी कि 1, ठीक है। और R अपॉन S, ये भी R अपॉन R, मतलब 1। तो P अपॉन Q और R अपॉन S दोनों ही यहाँ पर इक्वल हैं, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। So it is a balanced Wheatstone bridge. It is a balanced Wheatstone bridge. Therefore, yeah, so no current flows. No current flows through BD. So no current flows through BD. तो BD के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि फिर ये नेटवर्क कैसा बन गया, ए, मतलब फिर तो ए से सी तक जाओ सीधा, यहाँ का तो कनेक्शन ही हटा दो, ये वाला तो कनेक्शन ही गायब कर दो जब उसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। तो ए से सी तक जाने का सीधा रास्ता ये कि आर और आर,
आर और आर। और इसी तरीके से ए से सी तक दूसरा जाने का रास्ता ये भी आर और आर। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी कितना हो गया 2R, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट। अब इसमें ये जो 2R है और ये वाला जो 2R है, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं ये, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/2R। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1/R। It implies that R equivalent is equal to R ohm। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R ohm के इक्वल आता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के भेज दूंगा, वो आप लोग ट्राई करना। ठीक है, इतना ही कर लीजिए बस। हाँ, और जो ये सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है जितना अब तक कराया है वही लर्न कर लो, उसको लर्न कर लो। हमारा रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस है, ये दोनों हो गए थे। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक हो गया था, रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक रेक्टिफायर, एलईडी, सोलर सेल और फोटोडायोड, ये बचा गया। ठीक है, तो इसको साथ साथ लर्न करते चलो और हर दिन करना है। ये नहीं कि अभी कुछ दिन तो मुझे मैथ्स ही करना है, फिजिक्स को छोड़ दो, तो वो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक एक घंटा हर सब्जेक्ट को रोज दे दो। इतना तो पढ़ोगे ना, दिन में 5 घंटे तो पढ़ोगे आपको, एक एक घंटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, ओके।